तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात, हिस्ट्री की बुक थर्ड का चैप्टर है ये। इससे पहले हमने ये सब पढ़ लिया था इस पीडीएफ से, और फिर लास्ट में माइंड मैप देखा था, जिसमें एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। हमने लास्ट में पढ़ा था स्थायी बंदोबस्त क्या होता है। स्थायी बंदोबस्त को ही इस्तेमाली बंदोबस्त भी बोलते हैं, जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। फिर उसके बाद सूर्यास्त नियम हमने पढ़ा था कि ज़मींदारों को सूर्य अस्त होने से पहले या सनसेट होने से पहले सारी राजस्व की जो रकम होती थी या सारा जो टैक्स होता था उसको इकट्ठा करके कहाँ देना होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। फिर हमने देखा कि इस टाइम जो ज़मींदार थे उनका रोल कितना रह गया था, सिर्फ उनका काम क्या था, समाहर्ता का। समाहर्ता मीन्स होता है टैक्स इकट्ठा करने वाला। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि राजस्व राशि के भुगतान में ज़मींदार बहुत बार चूक कर देते थे, या बहुत बार वो इतना पैसा ही इकट्ठा नहीं कर पाते थे, इतना कर इकट्ठा नहीं कर पाते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जाकर दे सकें। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो कर की डिमांड थी बहुत ज़्यादा हाई थी, और हर जगह पर जो कर था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कर लगाया था बहुत असमान था। यानी फसल अच्छी हो या ख़राब हो, कर कैसा था, बहुत हाई डिमांड वाला था। ठीक है। और ज़मींदारों की जो पावर्स थी इस टाइम पर बहुत कम कर दी गई थी। उनका रोल सिर्फ कितना रह गया था, समाहर्ता का। समाहर्ता मीन्स उनका काम सिर्फ इतना है, वो टैक्स कलेक्ट करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को जाकर दे देंगे, बस। और इसी टाइम पर एक नया जो और एक वर्ग उभरता है, जिसका नाम क्या था, जोतदार। जोतदार कौन होते हैं? धनी या फिर अमीर किसान होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, जोतदार। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। जब ज़मींदारों की शक्ति कम होती जा रही थी तो इन जोतदारों की पावर्स बढ़ती जा रही थी। ठीक है। और इनका जो गांव में रहने वाले किसान थे उन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता था, उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था। ठीक है। लास्ट हमने देखा था पांचवी रिपोर्ट क्या होता है। पांचवी रिपोर्ट 1813 में पेश की गई थी। कहाँ पर? ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में ये रिपोर्ट पेश की गई थी। और क्यों पेश की गई थी? क्योंकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सारी बातें रिपोर्ट के रूप में पेश करके बतानी थी कि वो इंडिया में किस तरीके से शासन कर रहे हैं, कौन कौन सी भूमि व्यवस्था या लैंड सिस्टम लागू कर रहे हैं, और किस तरीके से कर इकट्ठा कर रहे हैं, कितना कर इकट्ठा कर रहे हैं। ये सारी बातें जिस तरीके से वो इंडिया में रूल कर रहे थे वो उन्हें रिपोर्ट में लिखनी थी। और कहाँ पेश करनी थी? ब्रिटिश संसद में। और ये कब पेश की थी? 1813 में। ये आपको याद रखना है। लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, और उसके आगे हम देख लेते हैं अब हमें क्या पढ़ना है। अब हमें देखना है कि फ्रांसिस, सबसे पहले हम देखेंगे एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम क्या था, फ्रांसिस बुकानन। ये कौन था ये देखेंगे। फिर यहाँ पर पहाड़ी लोगों के बारे में हमें पढ़ना है। दो लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर, पहाड़ी लोग और दूसरा संथाल। मैं यहाँ लिख देती हूँ पहाड़ी और संथाल। ठीक है। ये दोनों ही जंगलों में रहने वाले या खेती करने वाले लोग थे। अब इनसे अंग्रेज़ों का सामना हुआ तब क्या क्या हुआ ये हम पढ़ेंगे। दामिनी को क्या होता है ये भी हम देखेंगे। दामिनी को मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। दामिनी को वो ज़मीन होती है जो संथाल लोगों को दी गई थी, उनकी ज़मीन को क्या बोला गया है, दामिनी को। और संथालों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ऐसा क्या हुआ कि संथालों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और अंग्रेज़ों के लिए इस विद्रोह को, संथाल विद्रोह को दबाना या ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। क्यों मुश्किल हो गया था ये हम पढ़ेंगे। और बुकानन ने क्या रिपोर्ट पेश करी थी ये भी हम देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। अब फ्रांसिस बुकानन एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है। ये स्कॉटिश चिकित्सक था। स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड का था, और पेशे से या प्रोफेशन इसका क्या था, चिकित्सक था, ये डॉक्टर था। ये बंगाल में इसने काम किया था कब? 1794 से 1815 तक। और ये लॉर्ड वेलेज़ली का पर्सनल शल्य चिकित्सक था। लॉर्ड वेलेज़ली कौन था? गवर्नर थे, और उन्हीं का ये क्या था, शल्य चिकित्सक था। यानी इसका मतलब क्या है कि लॉर्ड वेलेज़ली के साथ ही बंगाल में रह रहे थे। और इन्होंने एक काम और क्या किया था, अपने चिकित्सक वाले प्रोफेशन के अलावा भूमि का सर्वेक्षण किया था। भूमि सर्वेक्षण क्या होता है? कोई भी ज़मीन है उसकी नपाई करना और बताना कि भाई इससे कितना रेवेन्यू आ सकता है, कितना कर आ सकता है, क्या ये जो ज़मीन है वो उपजाऊ है या नहीं है। इस तरीके से भूमि का सर्वेक्षण करने का काम फ्रांसिस बुकानन ने किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट है कुदाल और हल। कुदाल क्या है ये आप देख लो। इन दोनों टूल्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? इन दोनों का यूज़ किया जाता है खेती में। तो एक इसमें से है कुदाल और एक है हल। तो अब जो कुदाल होता है, कुदाल का यूज़ कौन करते थे? पहाड़ी लोग। और हल का यूज़ कौन करते थे? संथाल। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये याद रखना है आपको। दोनों की खेती करने का जो पैटर्न था अलग था। पहाड़ी लोग यूज़ कर रहे हैं कुदाल नाम के टूल का, और संथाल लोग यूज़ कर रहे हैं हल नाम के टूल का। और इसी से खेती करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अब पहाड़िया लोगों की जब बात करते हैं तो पहाड़िया लोग कहाँ रहते थे? राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। इस तरीके से आपको पिक्चर देखने को मिल रही है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ, ये जो पूरा एरिया ये कहाँ पर है? अगर हम आज के इंडिया की बात करें तो आज के प्रेजेंट झारखंड वाला एरिया है। झारखंड बिहार वाला, झारखंड वाले एरिया में ही ये राजमहल की पहाड़ियाँ थीं, और जो संथाल लोग भी यहीं पर ही रहा करते थे। एक तरीके से ये जो पहाड़ी लोग और जो संथाल लोग हैं ये आदिवासी लोगों की तरह थे, और ये अपने में ही बिल्कुल अपनी दुनिया में ही रहते थे, अपनी खेती करते थे, और इनको सिर्फ उसी चीज़ से मतलब होता था। अब यहाँ पर लिखा है पहाड़ी लोग कौन होते थे। तो राजमहल पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोग पहाड़ी लोग थे, और ये झूम खेती किया करते थे। झूम खेती क्या होती है? ये झूम खेती किया करते थे। पहाड़ी लोगों का जीवन, अब ये बहुत सिंपल तरीके से अपनी लाइफ जीते थे। कंदमूल खाते थे, रेशम के कोया और राल बेचते थे, लकड़ियाँ काटते थे, कोयला बनाकर बेचते थे, और चारा का मतलब जानवरों को चराने का काम करना। ये भी ये सिंपल तरीके की अपनी लाइफ जिया करते थे, और इनको बाहरी दुनिया से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता था। मैं बता रही थी आपको झूम खेती क्या होती है। झूम खेती वो खेती होती है जब कोई भी एक ज़मीन है, वहाँ पर जो भी पेड़ होंगे, वनस्पति होगी, या फिर उसको क्या किया जाएगा, उसको जला दिया जाएगा, और उस ज़मीन को साफ़ कर दिया जाता है जलाकर। और जब वो ज़मीन साफ़ हो जाती है जलाने के बाद, उसी पर खेती करने का काम किया जाता है। इस खेती के पैटर्न को क्या बोला जाता है? झूम खेती। यहाँ लिखा है ना, झूम खेती। ठीक है। अब पहाड़ी लोगों का जीवन हमने देख लिया कि बहुत सिंपल जीवन जीते थे। इमली के पेड़ों के बीच बनी झोपड़ियों में रहते थे। इनका जीवन जंगल पर डिपेंड करता था, और जो आपसी लड़ाई झगड़े होते थे उनको भी आपस में निपटा लिया करते थे। आसपास के मैदानी इलाकों में आक्रमण। अब ये क्या है देखो, जीविकोपार्जन मतलब अपना जीवन जीने के लिए।
अपनी ताकत दिखाने जीविकोपार्जन के लिए अपनी ताकत दिखाने के लिए जमींदार तथा व्यापारी उपहार देकर जंगल के मुखिया से शांति खरीदते थे। यानी जो जमींदार और व्यापारी हुआ करते थे, इन पहाड़िया लोगों के अलावा कुछ जमींदार रहा करते थे और व्यापारी हुआ करते थे। वो क्या करते थे, उनको इन पहाड़ी लोगों से डर लगता था ताकि शांति बनी रहे, ये पहाड़िया लोग विद्रोह ना करें, तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, इनको कुछ गिफ्ट दिया करते थे और इसके बदले क्या डिमांड करते थे कि हमें शांति चाहिए, आप ये सारे गिफ्ट्स ले लो, बस हमें क्या चाहिए, हमें शांति चाहिए। अब पहाड़ी लोगों की शांति में बाधा यानी उनकी शांति में बाधा या प्रॉब्लम कैसे आई? औपनिवेशिक कृषि विस्तार के कारण जंगलों की कटाई सफाई। इसका मतलब ये है, जब औपनिवेशिक मतलब जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या करने की कोशिश करी, जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने क्या करने की कोशिश करी थी, उनको हर जगह से अपना रेवेन्यू या कर चाहिए होता था। तो वो क्या चाहते थे कि हर ज़मीन को इसी नज़रिए से देखते थे कि इसको साफ़ किया जाए और यहाँ पर खेती की जाए ताकि उनको रेवेन्यू मिल सके। इसी तरीके से अब जब पहाड़िया लोगों की ज़मीन के आसपास वो आने लगे तो पहाड़ी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। उनकी जो शांति थी, वो अपनी दुनिया में रहते थे, उनको इन सारी बातों से प्रॉब्लम होने लग गई। और अंग्रेज़ों की नज़र में ये लोग कैसे होते थे, असभ्य, क्रूर या बर्बर। इसका मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रूर हैं, क्रूअल हैं। बर्बर मतलब जंगली टाइप के हैं, इनसे बात करना या इनको समझाना मुश्किल है और ये जंगली हैं, किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। इस तरीके की धारणा जो है अंग्रेज़ों ने इनके बारे में बना रखी थी, क्योंकि ये लोग आदिवासी तरह के लोग थे। अब पहाड़ी लोगों को नियंत्रित करना या उनको कंट्रोल करना अंग्रेज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो जंगलों के मुखिया ने क्या किया, भत्ता लेकर भी अंग्रेज़ों की बात मानने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये है, मैं इससे पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ज़मींदार और जो व्यापारी हुआ करते थे वो पहाड़ी लोगों को क्या करते थे, गिफ्ट देते थे और गिफ्ट के बदले क्या डिमांड करते थे कि हमें शांति चाहिए बस। लेकिन अब क्या हो गया, अब इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि इन लोगों ने भत्ता लेकर या कुछ पैसे या कुछ किराया लेकर भी अंग्रेज़ों की बात मानने से इनकार कर दिया था कि हम इस बात को नहीं मानेंगे। तो अंग्रेज़ों ने दूसरा तरीका देखा। अंग्रेज़ों ने क्या तरीका ढूंढा, इन पहाड़ी लोगों के जो विरोधी होते थे यानी इनको अपोज करने वाले कोई लोग थे, वो कौन थे, संथाल। इन लोगों ने क्या, अंग्रेज़ों ने क्या फ़ायदा उठाया कि इन संथाल लोगों से ही उन पहाड़ी लोगों का मुकाबला करा दिया। यानी दोनों में जब फाइट होगी तो जो पावरफुल होगा वो जीत जाएगा, संथाल लोग ज़्यादा पावरफुल हैं वो जीत जाएंगे और इसी तरीके से फिर वो ज़मीन खाली हो जाएगी और जिस मकसद से अंग्रेज़ों को वो ज़मीन खाली करानी थी वो मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो अब संथाल लोगों का यहाँ पर यूज़ किया गया। संथाल कौन है, संथाल भी आदिवासी तरीके के ही लोग हैं एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा संथालों के बारे में बताया कि ये लोग क्या करते थे, जंगलों को साफ करते थे, इमारती लकड़ी काटते थे, चावल का पास उगाते थे और ज़मीन को जोतने का काम करते थे या जंगलों में घुसाए और निचले इलाकों पर कब्जा कर लिया। यानी इन लोगों ने क्या करा, ये उन जंगलों में घुसाए जहाँ पर पहाड़ी लोग रहते थे और उन इलाकों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। जोतने के लिए संथाली हल का प्रयोग करते थे। हमने स्टार्टिंग में दो टूल्स की बात की थी, एक तो कुदाल और दूसरा हल। तो कुदाल का यूज़ कौन करते थे, पहाड़ी लोग, और हल का यूज़ कौन करता है, संथाल लोग। तो ये लोग हल का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, खेती करना या जुताई करना ज़्यादा ईजी होता है और इससे जो फसल होती है वो भी अच्छे तरीके से की जा सकती है। इसलिए भी अंग्रेज़ों को लगा कि ये चीज़ इनके लिए फ़ायदे की साबित हो सकती है। अब पहाड़ी उपद्रवी थे। उपद्रवी मतलब अंग्रेज़ों को लगता था पहाड़ी लोग तो बहुत ज़्यादा बर्बर हैं, जंगली हैं, यानी शोर शराबा करने वाले लोग हैं, जबकि संथाल कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा आदर्श तरीके के लोग हैं और ये लोग खानाबदोश जीवन नहीं जीते। खानाबदोश मतलब क्या होता है, जो इंसान एक जगह से दूसरी जगह अपना घूम कर जीवन बिताता है उसको बोलते हैं खानाबदोश। लेकिन ये लोग कैसे थे, संथाल लोग थे स्थायी जीवन बिताने वाले। स्थायी जीवन बिताने वाले मतलब एक ही जगह पर रहने वाले लोग। एक ही जगह पर रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, स्थायी जीवन जीने वाले। जैसे कि आप लोग सब रहते हैं, सब लोगों का घर होता है, सब उसी में रहते हैं, तो हम लोग कैसे हैं, स्थायी जीवन जीने वाले। वहीं कोई इंसान जगह जगह घूमकर अपनी लाइफ बिताता है तो वो कौन हो जाएगा, खानाबदोश। अब संथालों का आगमन यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि जो काम अंग्रेज़ और उनके जमींदार नहीं कर पाए वो संथालों ने कर दिया। कौन सा काम, पहाड़ी लोगों को उनकी ज़मीन से हटाना, दूसरी तरफ भेजना। ये काम अंग्रेज़ों के लिए बहुत मुश्किल था, जमींदारों से भी नहीं हो पा रहा था, इन दोनों के लिए करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब ये किसने कर दिया, संथालों ने। संथालों के लिए करना बहुत ईजी हो गया और उस जगह पर इन्होंने कब्जा कर लिया और इनको जो ज़मीन दी गई वो क्या हो गई, दामिनी को। दामिनी को देने के बाद इनकी आबादी में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और कंपनी के राजस्व में भी। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए था, इसीलिए तो वो पहाड़ी लोगों को हटा रहे थे वहाँ से, ताकि वहाँ पर उनके तरीके से अच्छे से खेती की जा सके। और जब अच्छी खेती होगी तो क्या मिलेगा कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिलेगा, राजस्व। राजस्व क्या होता है, टैक्स या कर। उनको सिर्फ इसी से मतलब होता था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कर चाहिए, जैसे कि हमने बंगाल वाले एग्जाम्पल में देखा था, सेम वैसे। अब संथालों पर औपनिवेशिक नियंत्रण। अब क्या होने लग गया कि संथाल लोगों पर भी जो अंग्रेज़ थे उनका कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और इन लोगों की ज़मीनें भी अब इनके हाथ से निकलती जा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंची ब्याज की दरें थी और ब्याज के कारण इनकी ज़मीनें इनके हाथ से निकलती जा रही थी। और जबकि संथाल लोग जो थे उनको कैसा जीवन जीना पसंद था, इनको फ्री, स्वतंत्र मतलब बहुत ज़्यादा फ्री जीवन जीना पसंद था। कोई उन पर बंदिश ना लगाए, कोई उन पर अंकुश ना लगाए, कोई उनको कंट्रोल ना करे। कोई उनको कंट्रोल करता था तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। और संथालों के दामिन इलाकों पर भी नियंत्रण किया जाने लगा। अब जो संथालों को ज़मीन दी, संथालों की ज़मीन थी दामिन, जिसका नाम था दामिनी को, उस पर भी कंट्रोल किया जाने लग गया। तो ये सारी बातें, अब जब इनको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि इन पर कोई कंट्रोल करे, संथालों पर कोई कंट्रोल करे, तो इन्होंने क्या करना शुरू करा, ज़मींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज मतलब अंग्रेज़, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। अब संथालों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। पहले पहाड़ी लोगों को अंग्रेज़ों ने परेशान किया, उन्होंने विद्रोह किया। फिर उसके बाद इन्होंने संथाल का यूज़ करके पहाड़ी लोगों को अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन संथालों पर भी फिर अंग्रेज़ों ने वही किया, कंट्रोल करने लग गए, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व किया, टैक्स की डिमांड होने लग गई, उनकी ज़मीनें छीनी जाने लग गई। तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे संथाल लोग और इन्होंने भी क्या कर दिया था, अब विद्रोह कर दिया था, ठीक है। अब विद्रोह हुआ 1855 से 56 के बीच। यहाँ जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा डर गए थे, इसीलिए इस विद्रोह को रोकने के लिए क्या किया गया, एक संथाल परगना बनाया गया 5500 वर्ग मील भूमि पर, यानी इतना साइज़ था और उसको संथाल परगना बना दिया गया।
अब नेक्स्ट आ जाता है बुकानन का विवरण। बुकानन कौन है, मैंने बताया था बुकानन वही है जो लॉर्ड वेलेस्ली का चिकित्सक थे, ठीक है, और ये स्कॉटलैंड से थे। और इन्होंने क्या खास काम किया था, यहाँ पर ज़मीन का सर्वेक्षण किया था या सर्वे किया था, भूमि को देखा था, ऑब्जर्व किया था ज़मीन को इन्होंने, बुकानन ने। बुकानन जो था उसने बहुत सारी यात्राएं की थी यहाँ पर, और उसकी हर यात्रा के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य था, और वो जो उद्देश्य या मकसद होता था वो किससे रिलेटेड होता था, उस बात से रिलेटेड होता था कि इसमें अंग्रेज़ों का फ़ायदा हो। यानी अगर वो भूमि का सर्वेक्षण कर रहा है तो वो किस नज़रिए से करेगा कि ये भूमि क्या कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी या नहीं होगी, क्या इस भूमि से कुछ ज़्यादा कर आ सकता है या नहीं आ सकता। तो ये सारी बातें उन्होंने ज़मीन का सर्वेक्षण करते हुए देखी, ज़मीन का नक्शा बनाया और सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, और ये भी तलाश किया कि कहाँ पर खनिज ज़्यादा है, कहाँ पर फसल अच्छी होती है, ये सारी चीज़ें। और बुकानन को वनवासी शंका की दृष्टि से देखते थे। शंका की दृष्टि से क्यों देखते थे, क्योंकि वो ज़्यादा छानबीन करते होंगे भूमि पर जाकर, तो लोगों को क्या लगता था ये अंग्रेज़ों का कोई एजेंट है। फिर यहाँ पर वही दिया है कि इन्होंने वनों को खेती योग्य बनाने और संसाधन को अधिकतम दोहन, दोहन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम जंगलों का, खेतों का, वनों का कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करने को क्या बोला जाता है, दोहन करना। तो यही बुकानन ने पता लगाया कि कहाँ कौन सी ज़मीन से, कौन से जंगल से ज़्यादा खनिज मिल सकता है, ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सकते हैं, और कहाँ ज़्यादा खेती अच्छे से की जा सकती है, और वहाँ से फिर कर प्राप्त हो सकता है। कर, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए होता था, यही कर या टैक्स या राजस्व भी इसको बोलते हैं। और इसीलिए जो वनवासी होते थे वो क्या थे, इन्हें अपना दुश्मन मानते थे। अपने हितों के लिए पहाड़ी और संथालों के हितों को नुकसान पहुंचाने में कोई संकोच नहीं था। यानी यहाँ बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हित मतलब अपने फ़ायदे के लिए पहले पहाड़ी लोगों को अपने रास्ते से हटाया, फिर उसके बाद संथाल लोगों को अपने रास्ते से हटाया। उन्हें क्या करना होता है, सिर्फ अपना फ़ायदा देखना होता है, बस उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा माइंड मैप में देख लेते हैं एक बार, 1 सेकेंड। हाँ, आज हमने पढ़ा है सबसे पहले बुकानन के बारे में, जो कि कौन था, स्कॉटिश चिकित्सक थे, और इन्होंने इस टाइम पीरियड के बीच में काम किया था यहाँ बंगाल में, और सर्वेक्षण किया था। किसका सर्वेक्षण किया था, भूमि का सर्वेक्षण किया था, यानी ज़मीन का। फिर उसके बाद हमने देखा पहाड़ी लोगों के बारे में, जो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे और झूम खेती करते थे। कौन सा औजार यूज़ करते थे, कौन सा टूल, कुदाल नाम का टूल यूज़ करते थे, और ये जंगलों में रहते थे और वहीं से अपना जीवन जीने की कोशिश करते थे। उसके बाद संथाल लोगों के बारे में हमने पढ़ा, संथाल कैसे होते थे, संथालों को बहुत आदर्श माना गया, ये स्थायी जीवन जीते थे। ये लोग जो थे ये खानाबदोश थे, पहाड़ी लोग, और ये लोग कैसे हैं, ये स्थायी जीवन जीने वाले हैं, यानी एक ही जगह पर रहने वाले हैं। फिर उसके बाद ये हल का यूज़ करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संथाल लोग किसका यूज़ करते थे, हल का, और इनकी ज़मीन को क्या बोला जाता था, दामिनी को। आपको ये दामिनी को याद रखना है, दामिनी को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज़्यादा। फिर लास्ट में हमने देखा कि संथालों ने भी अंग्रेज़ों से परेशान होकर उनका विद्रोह कर दिया था, और इनके विद्रोह को दबाना या ख़त्म करना भी अंग्रेज़ों के लिए बहुत मुश्किल काम था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थिंक इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं सेकंड पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट में भी बता दिए थे।